आईएमईटी के आज के इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स क्या होते हैं और पार्टनरशिप क्या होते हैं, एसएफसी क्या होता है। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, आपको हम बता दें, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि 2-3 टॉपिक दे देगा। जैसे दे देगा सोल प्रियोरिटीज के बारे में बताइए, पार्टनरशिप के बारे में बताइए, डीआईसी के बारे में बताइए, एसएफसी के बारे में बताइए। तो आपको टोटल बताना रहता है, ठीक ना। तो इन सबको हम समझाते हैं। 5 नंबर में पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम में। सो आप लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें आज आपका सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप मतलब क्या होता है। बहुत से लोगों की सहयोगिता, मतलब कोई भी वर्क आप लोग क्या करते हैं स्टार्ट, अगर आप लोग कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग उस काम को अकेले कर लेंगे। मान लीजिए सोल में क्या होता था, सोल जो आप पढ़े थे एकल स्वामित्व के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उसमें एक ही व्यक्ति जो है अपना काम धंधा स्टार्ट करता था, लेकिन छोटा फैक्ट्री होता था वो। अगर बड़ी फैक्ट्री आपको बनाना है, बड़ा काम धंधा आपको स्टार्ट करना है, तो 2 या 2 से अधिक लोगों की आपको सहायता लेना पड़ता है। और क्या होता है कि 2-4 लोगों का सहयोग लेंगे तो उनको भी जितना लाभ होगा उसका कुछ परसेंट उनको देंगे। अधिक वर्कर्स की भी इसमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी फैक्ट्री आगे भी जाएगी, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। लेकिन इसके कुछ हानियाँ भी हो जाती हैं पार्टनरशिप की। जैसे क्या होता है, लोगों के अंदर मतभेद हो जाता है कि परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है, लाभ ज़्यादा हो रहा है, हमको कम मिला है, ये सब होता है। और ये सब भी होता है कि कोई अगर निर्णय लेना है इन लोगों को तो सबसे राय सलाह लेना पड़ता है और सही से कुछ निर्णय भी नहीं हो पाता है। तो इसी सब को हम देखेंगे आज पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप आखिर होती क्या है, किसी फैक्ट्री को लेकर, किसी प्रोडक्ट बनाने को लेकर। साझेदारी इसका होता है हिंदी शब्द, क्या होता है, साझेदारी। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमको पढ़ना क्या है। पार्टनरशिप का यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा क्या है, क्या लिखा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा हो। तो इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आप लोग बस हेडिंग से ही समझ के अपने एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो साझेदारी का मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि ऐसा संबंध होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, कि मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग वहीं पे उपस्थित रहेंगे तभी फैक्ट्री चलेगी। सब लोग रहेंगे तब भी चलेगी और उनमें से कोई एक रहेगा तब भी वो फैक्ट्री आपकी चलाई जाएगी। तो ये होता है आपका पार्टनरशिप। उसमें जो परस्पर लाभ होंगे उनको आपस में भी बांट लिया जाता है, सभी का कुछ न कुछ परसेंटेज बना रहता है। इसे हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अनुबंध के अधीन लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं। अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट। अनुबंध का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट मतलब कोई फाइल रहती है, कोई कागज़ रहता है जिस पे एग्रीमेंट करा लिया जाता है कि आपको 5-6 महीने यहाँ पे रहना है। जैसे कि आपके कॉलेज में कंपनियाँ आती हैं तो बॉन्ड भरा लेती हैं, 6 महीने तक आपको वापस नहीं आना। उसी प्रकार से इसमें भी कोई एग्रीमेंट रहता है, कोई शपथ पत्र ले लिया जाता है, उस पर सभी का सिग्नेचर हो जाता है कि इतने दिन तक हम चलाएंगे और एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हम कंपनी को अपना आगे बढ़ाएंगे। तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट गुणों वाले व्यक्तियों के सामूहिक संगठन को ही साझेदारी कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए जो जितने भी लोग रहेंगे, अब ऐसा तो है नहीं सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जिसके अंदर क्वालिटीज़ रहती हैं, टेक्निकल नॉलेज रहता है। हमने आपको पीछे भी बताया था एंटरप्रेन्योर का प्रॉपर्टी, मतलब एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो आप लोग पीछे के वीडियो देखा करें, पार्ट फर्स्ट में वो सब बताया गया था। तो ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको शामिल कर लिया जाएगा फैक्ट्री में, तो जिसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, गुण होंगे, उनको शामिल किया जाएगा। और यह जो होता है एक सीमित समय के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा लास्ट तक ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा संभव आज तक हो नहीं पाया है। जितने भी लोगों ने बड़े बड़े आजकल आपके बिजनेस जो हैं सक्सेस हुए हैं, बिजनेसमैन जो लोग, वो लोग साझेदारी में वर्क करना स्टार्ट किए थे, लेकिन लास्ट में अलग होकर अपना अलग से काम धंधा स्टार्ट कर दिए थे। तो एक सीमित समय तक ही होती है। तो पार्टनरशिप के बारे में आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा कि पार्टनरशिप आपका क्या होता है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और नोट डाउन करके अपना नोट्स वगैरह भी आप लोग बना सकते हैं। ओके, तो इसको पूरा आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। सोल जो एकल स्वामित्व था उसको भी नोट डाउन कीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे यहाँ पे आपका तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के प्रकार। तो देखिए जो पार्टनरशिप होता है किस
टाइप से करते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको समझते हैं। देखिए जब पार्टनरशिप पूछा जाएगा तो पूरा आपको लिखना रहेगा इसमें। तो देखिए बेसिकली दो टाइप से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है वर्किंग पार्टनर्स, एक होता है निष्क्रिय साझेदार या आइडल पार्टनर्स। तो इसमें आपका फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका वर्किंग, फर्स्ट आपका वर्किंग होता है और सेकेंड होता है आइडल। ठीक, तो आपका वर्किंग पार्टनर्स और सेकेंड होता है आपका आइडल पार्टनर्स। तो इन दोनों को समझाते हैं, इसको कोई लिखाएं उखाएंगे नहीं, आप लोग इसको ध्यान से बस समझिएगा। तो देखिए वर्किंग पार्टनर्स का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उद्योग चलाने के लिए योग्यता और धन दोनों नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि सभी के पास सब कुछ है, तो किसी के पास मान लीजिए धन नहीं है, किसी के पास योग्यता नहीं है। यदि योग्यता है तो पूंजी नहीं है, और अगर उसके पास पूंजी है तो उसके पास योग्यता नहीं है। ठीक, या यह वह व्यक्ति जो है वो उसके पास सब कुछ है लेकिन वह कार्य ही नहीं करना चाहता। तो इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में ऐसे समझदार जो पूंजी तो नहीं लगाते हैं तथा केवल उद्योग का ही संचालन करते हैं, कार्यरत साझेदार कहलाते हैं। देखिए वर्किंग साझेदार मतलब कार्यरत साझेदार, कहने का मतलब इसमें यही हुआ कि ऐसे साझेदार जो अपना पैसा नहीं खर्च करते हैं, अपनी पूंजी नहीं लगाते हैं, केवल उद्योग का संचालन करते हैं। मान लीजिए आपने फैक्ट्री खोला है, आपने अपना पैसा लगा दिया है, ठीक, और हम हैं, हमको कुछ करने का मन नहीं करता है, पैसा भी है, नॉलेज भी, करने का मन नहीं करता है। ठीक, तो आपने पैसा लगाया है और आपके उद्योग का संचालन हम कर रहे हैं, तो हम हो गए कार्यरत साझेदार। ओके, और इनके ऊपर क्या होता है, इन्हीं के ऊपर उद्योग की या फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी होती है, सभी निर्णय इन्हीं को लेना रहता है, लाभ हो या हानि हो सबके भागीदार यही होते हैं, मतलब हम ही होंगे। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्थिति में ऐसे साझेदार जो पूंजी नहीं लगाते हैं, केवल फैक्ट्री अपना चलाते रहते हैं, उसका संचालन करते रहते हैं, वही कार्यरत साझेदार कहलाते हैं। सेकंड आपका आइडल पार्टनर्स होता है, मतलब निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार क्या हो गया, वह व्यक्ति जो पूंजी तो लगाते हैं और उद्योग में होने वाले लाभ का केवल कुछ भाग ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने पैसा लगा दिया, ठीक, हमने पैसा तो लगा दिया लेकिन हम कभी फैक्ट्री पे आए नहीं, बस हमको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ परसेंट चाहिए बस। ओके, तो यही होता है कि आइडल पार्टनर्स मतलब वह व्यक्ति जो पूंजी तो लगाते हैं लेकिन उद्योग में होने वाले लाभ का कुछ अंश ही, कुछ भाग ही प्राप्त करते हैं, लेकिन एक काम और करते हैं, फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। तो यही निष्क्रिय साझेदार कहलाते हैं। पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन पार्टनरशिप आया था तो समझना जरूरी था। अब आपका यहाँ पे आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो साझेदारी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका जो साझेदारी होता है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जब काम धंधा स्टार्ट करते हैं तो उनका मेन लक्ष्य होता है कि उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, अधिक से अधिक लाभ हो, जो भी बिजनेस करें उनमें अधिक से अधिक उनका फ़ायदा हो। यहीं पे नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटना। मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे। नेक्स्ट है साझेदार और फर्म एक दूसरे से पृथक नहीं होना चाहिए। मतलब जो फैक्ट्री है और जो साझेदार हैं, जितने व्यक्ति हैं, उन लोगों को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। फैक्ट्री में रहते हुए ही सब पूरा अपना काम कराना चाहिए, अगर इमरजेंसी ना हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी में नेक्स्ट अगर बात करें, फर्म का कोई एक निश्चित नाम होना चाहिए। ऐसा होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 से 4 6 लोग जब फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे नाम पे हो जाए, हमारे नाम पे उसका नाम रहे, लेकिन ऐसा नाम रखना चाहिए, एक निश्चित नाम रखना चाहिए जिससे लोगों में मतभेद ना होने पाए। वहीं पे नेक्स्ट है साझेदारों के मध्य अनुबंध होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपके बीच सही से संबंध नहीं है, आपके अंदर हमेशा मतभाव, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो आपका फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप लोगों में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। देखिए अगर साझेदारी कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक लोगों का होना ज़रूरी है, तभी आपका फैक्ट्री स्टार्ट हो पाएगा। नेक्स्ट है व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा अथवा उनकी सहमति से किसी एक के द्वारा होना चाहिए। मतलब अगर सभी लोग अवेलेबल हैं तो मिलकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या एक को ही, मान लीजिए 10 लोग हैं, कह दिए एक व्यक्ति को कि आप ही पूरा काम धंधा देखिए, तो इसके द्वारा भी आपके व्यापार का संचालन आसानी से हो सकता था। तो ये हैं उसकी विशिष्टताएं, उसकी जो भी विशिष्टताएं थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टनरशिप की, इसको हमने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ
पार्टनरशिप मतलब साझेदारी के क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए सीधे सीधे सब लिखा गया है, आसानी से इसको समझ लीजिए। इससे व्यापार को गतिशीलता मिलती है, व्यापार आगे बढ़ता रहता है साझेदारी में। इसमें कम दर से आयकर मतलब जो इनकम टैक्स होता है वो बहुत कम लगता है, रेट बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि सभी लोगों को देना रहता है तो सभी के हिस्से में कम कम आता है, इससे किसी को बहुत अधिक पता नहीं चलता। परस्पर सहयोग में वृद्धि मतलब जब 8-10 लोग रहेंगे, सबका सहयोग रहेगा तो निश्चित बात है फैक्ट्री आपकी आगे जाएगी और इससे आपका बेनिफिट होगा। व्यवसाय परिवर्तन में आपका सरलता आती है। मान लीजिए तुरंत आप कोई और फैक्ट्री आप लोग डालना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो जब सबका मत रहेगा तो आसानी से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। अधिक पूंजी की उपलब्धता हो जाती है। अब 10 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति अगर लगाता है 5 रुपये तो 10 लगाएंगे तो आपका टोटल 50, एक बार में 50 रुपये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अधिक पूंजी अवेलेबल रहेगी, आप लोग फैक्ट्री को आसानी से और बड़ा कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य पर पर्याप्त विचार विमर्श होना। जब एक लोग रहेंगे तो जो करना रहेगा, जैसे सोल वाले में होता था, एक व्यक्ति होता था सब काम करता था, लेकिन इसमें जब 5 से 6, 7, 8, 10 लोग रहेंगे तो देर तक आपका विचार विमर्श किया जाएगा और एक अच्छा निर्णय भी आपके सामने आता है। नेक्स्ट आपका है विशेषज्ञ साझेदार का संरक्षण प्राप्त होना। इसमें क्या होता है, अब सभी लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज रहेंगे तो सभी को अधिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और एक विशेषज्ञ जो रहते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं आप चाहे जिसको रख लेंगे अपनी फैक्ट्री में, तो एक हर चीज़ का आपकी फैक्ट्री में एक स्पेशलिस्ट रहेगा, उससे भी अनेक प्रकार के आप लोग उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से हमें आगे करना है फैक्ट्री में, क्या सही है क्या गलत है, ये सब आप लोग उससे राय अपना ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट है अधिक जोखिम कार्यों के लिए उपयुक्त। अकेले रहेगा तो भी जोखिम कार्य उठाएगा, और ज़्यादा लोग रहेंगे, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब मान लीजिए वही एक व्यक्ति करता 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर वही 10-10 रुपये सब लोग देंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है सभी के हिस्से में कम कम आएगा, मान लीजिए नुकसान भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हो गया आपका एडवांटेज। आगे यहीं पे डिसएडवांटेज देखेंगे तो डिसएडवांटेज में क्या है, जनता का कम विश्वास। देखिए अब मान लीजिए साझेदारी में कोई फैक्ट्री चल रही है तो जनता का कम विश्वास रहेगा कि अब मान लीजिए आप अच्छा कितना भी अच्छा बना लें, 5 रुपये का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसको 6 में बेच रहे हैं, तो लोग ये कहेंगे जब इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में तो 6 में आप बेच रहे हैं तो भी उनको ये शक रहेगा कि बहुत अधिक या इस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इससे जनता में विश्वास कम हो जाता है आपके प्रोडक्ट के प्रति। साझेदारी की लापरवाही से व्यवसाय को हानि, मतलब ये होता है 10 लोग हैं, 5 लोग काम करना चाहते हैं, 5 लोग हाँ ना करते रहते हैं, हाँ करेंगे नहीं करेंगे, हाँ करेंगे नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है उनके व्यवसाय को हानि हो सकता है। निर्णय लेने में भी देरी होती है। अब मान लीजिए जब एक व्यक्ति रहता है तो तुरंत निर्णय ले लेता है, लेकिन जब 10 लोग रहेंगे तो 10 लोगों का सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कुछ निर्णय हो पाएगा। अस्तित्व का अनिश्चित होना, इससे आपका कोई निश्चित भी नहीं होता कि फैक्ट्री आपका कब तक रहेगा कब तक नहीं, कब बंद हो जाएगा कब क्या होगा, इससे भी आपका इफेक्ट पड़ता है। दैनिक कार्य में भी देरी होती है। मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, रेगुलर फैक्ट्री 10 बजे आना है तो सबका टाइम मान लीजिए कोई 10 बजे आया, कोई 10:05 पे, तो लेट होते हैं, तो इससे दैनिक कार्य में भी आपकी देरी हो सकती है। मतभेदों की अधिक संभावना भी होती रहती है, इसमें लड़ाई झगड़े ये सब आपके इसमें भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीमित पूंजी। आपकी इसमें जो पूंजी रहती है वह सीमित ही रहेगी, क्योंकि 10 लगाएंगे तो सभी 10 लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहेगा। कार्य स्वतंत्रता में कमी रहती है, मतलब कोई भी लोग अपना कुछ भी कार्य इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या बता दिया हमने, एडवांटेज बता दिया, उसके बाद आपको डिसएडवांटेज बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, टाइप्स बता दिया। अब आगे आपका DIC आता है। क्या आता है DIC, तो सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ इसमें है नहीं। DIC कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। तो DIC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, मतलब जिला उद्योग केंद्र। देखिए इसका क्यों निर्माण किया गया, क्या संरचना है इसके, आपने थंबनेल पर ही देखा होगा DIC का, तो उसको अभी बताते हैं कितने इसमें मेजर होते हैं, मैनेजर कितने होते हैं, ये सब आपको इसमें हम बताते हैं अभी। देखिए क्या लिखा है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर समग्र प्रशासकीय क्रियाकलापों की जानकारी देने के लिए इन जिला उद्योग केंद्र द्वारा एक योजना तैयार की गई। जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही जिला उद्योग केंद्र का स्थापना आपका किया गया था, और किया गया था आपका 1978 में। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी जिला उद्योग केंद्र की। ओके, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के उद्यमियों को सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग प्रदान करना था। जो जिला उद्योग केंद्र आपका
स्थापित हुआ था, टीआईसी स्थापित हुआ था। इसका मुख्य काम यही था, जितने भी आपके उद्यमी रहें, जितने भी एंटरप्रेन्योर रहें, उनका सहयोग करना, उनके सहायता करना। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया गया था कि उद्यमी की सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों पर जाने की सहायता हो, बैंकों पर जाने की सहायता हो, तकनीकी सहायता हो। ओके, और यहाँ पे थोड़ा गलतियाँ हो गई हैं, इसको ना हम आपको बता देते हैं। इसके अंतर्गत ये भी निश्चित किया गया था कि आपके उद्यमी की सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों पर जाने की सहायता हो। यहाँ पे वित्तीय लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं एजेंसियों पर जाने की सहायता। उसके बाद आपके यहाँ वित्तीय सहायता के लिए, नगर निगमों पर जाने के लिए, तकनीकी सहायता के लिए, मार्केटिंग सेंटरों पर जाने के लिए, ट्रेनिंग जाने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें ये निश्चित किया गया था, आपको अगर कुछ भी काम आपका करना है तो आपको सेंटर्स पर जाना, मतलब मान लीजिए अब आपके रियलमी की फैक्ट्री या आपके कोई भी फ़ोन का फैक्ट्री मान लीजिए लखनऊ में है, आपका क्या है लखनऊ में फैक्ट्री इसकी एक है, जो हब है वो मान लीजिए लखनऊ में है, या आपका बहुत दूर दिल्ली बम्बई में है, तो आपको क्या करना रहता है, आपके ज़िले में भी क्या हो जाता है, उन सब की एक क्या बोलते हैं शोरूम आपका खुल जाता है, जहाँ पे आप लोग अपना रिपेयरिंग करा सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं खुलता तो आपको लखनऊ जाना पड़ता। तो यही होता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी सुविधाएं जो होती हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये सब सुविधाएं आपके ज़िला केंद्र पर ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। ओके, तो टीआईसी जो होता है आपका, टीआईसी का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता क्या है, इसमें एक जनरल मैनेजर होता है। इसमें आपका स्ट्रक्चर थंबनेल पे देखा होगा, इसमें एक जनरल मैनेजर होता है, 4 कार्यकारी मैनेजर होते हैं, 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। ओके, 4 में से जो 3 कार्यकारी मैनेजर होते हैं, उनका काम होता है इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन करना, और बहुत सारे कार्य होते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है, आयात निर्यात करने हेतु सहायता प्रदान करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट पे ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये है टीआईसी का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए आपका फर्स्ट होता है जनरल मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, मतलब 3-4 होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, 2-2 टाइप्स के। इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फिर अपर डिवीज़न क्लर्क होते हैं, फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क आपके होते हैं टीआईसी में। इतना सारा प्रोसेस होता है, तब जाके आपके ज़िला में जो भी वित्तीय सहायता होती है वह प्रदान की जाती है। तो ये हो गया आपका टीआईसी। अब मेन बात होता है एसएफसी को समझना है। एसएफसी मतलब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखिए आपसे हम बता देते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पूछ लिए जाएंगे। टीआईसी को डिफाइन कीजिए, एसएफसी को डिफाइन कीजिए, एमएसएमई को डिफाइन कीजिए, नाबार्ड को डिफाइन कीजिए। तो ये सब आपके 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर या 2.5 नंबर के। 3-4 टॉपिक पे आपको लिखना रहेगा, और बहुत अधिक लिखना नहीं, 1-2 पेज लिखेंगे तो नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक इन सब में लिखना नहीं है आपको। तो एसएफसी के बारे में देखते हैं। एसएफसी आपका क्या होता है? एसएफसी का मतलब होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब राज्य वित्तीय निगम। क्या होता है? राज्य वित्तीय निगम। इसमें क्या है, सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर लिखा गया, इसी को ही समझाना है। बस लिखा है कि राज्य वित्त निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु या वर्तमान उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भूमि क्रय करने, कारखानों के भवन निर्माण, मशीनरी और उपकरणों की खरीदारी के लिए सर्वाधिक ऋण मंजूर किया जाता है। देखिए, जो राज्य वित्त निगम है, इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है, ऋण जो होता है उसको मंजूर करना, ऋण को देना। मतलब सबसे अधिक जो ऋण लगता है आपका, सबसे अधिक जो आपका क्या बोलते हैं ब्याज लगता है, वो आपके भूमि को खरीदने, कारखानों के भवन निर्माण और ये सब जो उपकरण होते हैं इसमें लिया जाता है। और क्या होता है, राज्य वित्त निगम द्वारा समांतर 25% के मार्जिन पर धनराशि निर्धारित की जाती है। जितना आप लोग ले रहेंगे लोन वगैरह, उसका 25% बाद में आपको उसका चुकाना पड़ेगा। ये भी है कि इस ऋण की वापसी के लिए निगम द्वारा प्रारंभिक 2 वर्षों की छूट भी प्रदान की जाती है। ओके, और जो पिछड़े ज़िले हैं वह छूट 5 वर्ष तक आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। तो इसमें यही सब है आपका, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत सारी प्रमुख वित्त योजनाएं आपके क्षेत्र में चलाई जा रही हैं और चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में भी, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उनका नाम बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट आपका जो आता है, फर्स्ट जो योजना है, वित्तीय योजना है, वो है आपकी संयुक्त ऋण योजना। फर्स्ट जो है आपकी, वो है आपकी संयुक्त ऋण योजना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड यहीं पे अगर बात करें तो सेकंड आपका है लघु इकाई योजना। सेकंड आपकी है लघु इकाई योजना। इन सब को आप लोग पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा अगर तो आपको एग्जाम में इन सब को पूरा लिखना पड़ेगा।
थर्ड आपका यहाँ पे आता है स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजना होती है। महिलाओं के लिए अलग योजना होती है। टेक्निकल नॉलेज वाले जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए अलग योजना होती है। अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए अलग योजना होती है। तो यही सब आपका था जो कि आज की इस वीडियो में हमने बता दिया आप सभी को। तो इसमें बहुत सारा आपको सीखने को मिला होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। 2 लेक्चर और इसमें बनने वाले हैं, जिसमें SI DPI MSME ये सब आपको बताए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर सेकंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, केवल फर्स्ट चैप्टर ही आपका लॉन्ग था।